क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा चैप्टर नंबर 8 के इनसाइड हमने लिटिल बिट क्लास के बारे में क्लैरिफाई किया था, उसका डेटा एंड प्रोग्राम बार कोड के बारे में क्लैरिफाई किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे अगेन एक स्मॉल प्रोग्राम टाइप किया था। वो प्रोग्राम के अंदर ऐसा था जिसमें रूम नाम का सब क्लास का, उसके अंदर कितनी मेथड थी? 3, सेट एट्रीब्यूट, एरिया एंड नेक्स्ट पेज में क्या था? बोलो। डिस्प्ले। टोटल 3 मेथड थी। 3 मेथड के साथ उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के बारे में भी क्लैरिफाई करते हैं। 3 मेथड इनसाइड, ये अगेन टोटल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट के 3 नेम्स है, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, अदरवाइज सिग्नेचर। ये भी हमने क्लैरिफाई किया था। उसके बाद डबल एरिया के इनसाइड हमने यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा है। रिटर्न के इनसाइड लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के बारे में क्लैरिफाई किया था, एज वेल एज हमने डिस्प्ले के बारे में क्लैरिफाई किया था। उसके बाद हमने मेन क्लासरूम, तो हमने यहाँ पे ऐसा भी लर्न किया जो भी क्लास में क्या हो, वॉइड मेन लिखा हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो आपका क्या बन जाता है? बोलो। सुपर क्लास। सुपर क्लास। आपका प्रोग्राम नेम एंड क्लास नेम दोनों सेम होना चाहिए, तो उसका ये रीजन है, राइट? रूम डेमो डॉट जावा से होना चाहिए। इसके बाद हमने 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था। एक का नाम था R1, दूसरा था R2। दोनों को स्पेस देने के लिए हमने न्यू नाम का कीवर्ड यूज किया है। तो इसकी थियरी आज हमको स्टडी करना है और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मैं डाइवर्ट करने वाला हूं। इसके लिए इसको आपको रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जितने भी हमने मेथड थी वो मेथड का, जैसे रूम नाम के अंदर जितनी भी 3 मेथड थी उसका यूज करना है। तो जैसे R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले, ऐसे हमने मेथड को रिकॉल किया। अगेन जब भी वैल्यू को सेट करना था तो अगेन 2 टाइम मेथड का यूज किया। अगेन हमने R1 R2 ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके साथ साथ वापस डिस्प्ले का यूज किया। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के इनसाइड हमने ऐसा स्टडी किया था, जिसे डिस्प्ले नाम की मेथड कितनी बार बनाई है? 1 टाइम, और यूज का कितनी बार कर रहे हैं? 4 टाइम, राइट? ऐसा हमने कुछ स्टडी किया था। जैसे सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड मैंने डिजाइन की है 1 टाइम, बट उसका यूज करो मैं मोर देन 1 या 2 टाइम। उसके साथ हमने यहाँ पे डिस्प्ले एरिया के साथ साथ यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ था, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ डॉट का यूज इतना नहीं है डिस्प्ले करना। उसके साथ हमारे यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है, R1 डॉट लेंथ से मींस डॉट ऑपरेटर से हम कितनी किसको कॉल कर सकते हैं? मेथड एज वेल एज वेरिएबल, दोनों को कॉल कर सकते हैं। उसको बोला जाता है इनवॉक मैसेज, राइट? मैं चैप्टर नंबर 6 के वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 7 सेक्शन है, वो भी मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था। शॉर्ट टाइम में मैं आपको वीडियो अपलोड करके वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे भी एरिया रूम लेंथ, तो यहाँ पे देखो R2 डॉट लेंथ लिखा है, विथ R2 डॉट विथ और R2 डॉट एरिया, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्लैरिफाई किया हुआ है। इसके साथ साथ ये हमने एक प्रोग्राम समझा था लास्ट लेक्चर में, मिनिमम मैंने 3 टाइम ये प्रोग्राम समझाया हुआ है डिफरेंट। एक बार हमने नॉर्मली ओवरव्यू किया था, एक बार उसका थियरी कहाँ से कैसे प्रोसेस जाती है वो, और प्रैक्टिकल हमने क्लैरिफाई किया था। और प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रोग्राम को कैसे शॉर्ट बनाते हैं, इसके अंदर कौन सा पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, अराउंड ये 5-6 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उससे लेस नहीं हो सकता। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है जब प्रैक्टिकल करेंगे, ओके, तो फिजिकली प्रेजेंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्रोग्राम आपको समझना। अभी इसका कंटेंट हम थियरी वाइज समझ रहे थे। जिसने चैप्टर 6 एंड 7 रीड किया होगा उसको यहाँ पे प्रॉपर वे में क्लैरिफिकेशन स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे देखिए, उसके थियरी के अंदर यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, क्लास इन जावा। ये एक्चुअली हेडिंग किसका था? 7 का। हमने 7 के अंदर ये सब क्लैरिफाई किया था, 6 के अंदर उसका ग्रामर लर्न किया था। एग्जांपल,
क्लास डायग्राम के अंदर कितने पार्टीशन थे, सेशन कितने थे? 3। 3. विच टॉप सेशन में कौन सा आता था? क्लास नेम। मिडिल सेशन के अंदर एट्रीब्यूट, राइट, एंड लास्ट वन ऑप्शंस के अंदर Behavior. यस। अभी देखो यहाँ पे हमको क्लैरिफिकेशन करना है, तो सेम यहाँ पे वी ऑलरेडी राइट वन प्रोग्राम दैट यूजर क्लास। ओके, उसकी सिंटेक्स के बारे में हमको क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे क्लास कैसे क्रिएट किए, उसकी थ्योरी है, ऑब्जेक्ट और उसका पूरा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है वन बाय वन। जितनी भी थ्योरी अभी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बनाए जाते हैं। आपको क्लास के बारे में पूछा गया तो क्लास इज ए टेम्पलेट, और इसका मेन क्या पर्पज है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर फीचर्स। ऐसा हमने कहाँ पे स्टडी किया था? चैप्टर नंबर 6 के इनसाइड, राइट। जब आप क्लास की डेफिनेशन वहां पर भी स्टडी करोगे तो सेम फीचर्स और सेम वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है? रेडीमेड फीचर्स है। रेडीमेड फीचर्स मींस व्हाट? जैसे पीपीटी अब मैं बना रहा हूँ तो उसका कई ऐसे टेम्पलेट है, वो रेडीमेड अवेलेबल है, ओनली फॉर उसका यूज करना है, राइट, दैट कॉल फॉर टेम्पलेट। इसके बाद क्लास के अंदर क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे रूम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था R1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था R2। क्यों? उसका रीजन क्या था? रूम के अंदर जो 3 मेथड है उसको यूज करना हो तो मुझको कंपलसरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी है। जैसे एग्जांपल दो, फेसबुक अकाउंट का यूज करना हो तो फेसबुक का अकाउंट बनाना पड़ता है, आपका भी है, मेरा भी है। तो हम सब क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी पर्सन को फेसबुक का अकाउंट का यूज करना है तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं, और आपको पर्सनल स्पेस देते हैं जहां आप अनलिमिटेड फोटो अपलोड कर सकते हो, आपके पर्सनल इमेजेस अपलोड कर सकते हो, अपने न्यू फ्रेंड भी बना सकते हो। सेम यहाँ पर भी उसके जैसा ही है। अभी देखो क्लास के डायग्राम की डेफिनेशन, क्लास एंड क्लास नेम। ओके, ये डेफिनेशन है। क्लास के अंदर क्या आता है? वेरिएबल्स एंड मेथड। चैप्टर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पे लर्न किया था, वहां पे वेरिएबल लर्न किया था, याद है आपको? चैप्टर नंबर 2 मींस जावास्क्रिप्ट। और वहां पे मैंने क्या बोला था? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड है जो रिजर्व वर्ड है? Var. VAR, वैर। सेम वहां पे मेथड हमने लर्न की थी। कितने टाइप की मेथड लर्न की थी हमने? इज एनओएन क्या है? मेथड है कि फंक्शन है? Function. तो ई मेथड कौन सी है? अलर्ट मेथड है कि फंक्शन है? भूल गए ना? वापस ध्यान रखना। अलर्ट, इज एनएन, फोकस, वो सब क्या था? तो आपको क्लैरिफाई किया हुआ है। देखो HTML की भी मेथड थी। कितनी मेथड थी HTML की? HTML फॉर्म के अंदर मेथड हमने लर्न किया था। कितने टाइप की मेथड थी? 2. विच? Get and post. गेट एंड पोस्ट। याद आ रहा है? ओके, सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया था। क्या क्लैरिफाई किया था? उसमें भी मेथड थी। तो फोकस क्या था? मेथड। यस या नो? Yes. Yes. तो इज एनएन क्या था? Function. तो इज फ्रेश फ्लॉट क्या था? फ्रेश फ्लॉट Function. फंक्शन था। तो समझ में आ रहा है मैं क्यों एवरी टाइम ये थ्योरी समझा रहा हूं? और नया कीवर्ड है, जैसे चैप्टर 2 के अंदर वेर एक कीवर्ड था, राइट। ऐसे यहाँ पे क्लास है, वो क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड मींस व्हाट? रिजर्व वर्ड। आप पूरे प्रोग्राम के अंदर उसका कैपिटल स्मॉल में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट है। तो ये हुआ उसका क्लास का डायग्राम। इसको बोला जाता है स्कोप, रेंज, राइट है। तो यहाँ पे भी सेम क्लैरिफिकेशन किया। देखिए यहाँ पे every class we write in Java generally made up the 2 component, okay, which attribute and behavior। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कहाँ स्टडी किया था? चैप्टर नंबर 6। एट्रीब्यूट और बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक तीनों तीन सेम है? यस या नो? मैंने रीड करने के लिए बोला था, अभी मालूम पड़ जाएगा कितने स्टूडेंट रीड किया है। यस सर, सेम है। Yes. तीनों तीन क्या है? सेम।
क्या मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर क्या होना चाहिए, सेम। तो वैल्यू को क्या बोलते थे हम, State. स्टेट। वेरी गुड। ओके, तो अभी आपको समझ में आया, मैं आपको चैप्टर 6 मैंने कितनी बार आपको क्लैरिफाई करवाया था। टोटल आप समझोगे 7 पेज है। ओके, हमारे मिनिमम 7 लेक्चर गए हो गए। अभी आपको समझ में आ रहा है। देखो, जिसके लिए चैप्टर 6 क्लियर नहीं होगा, ओके, उसको 8 में नहीं समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एट्रीब्यूट आर डिफाइंड बाय वेरिएबल, और बिहेवियर क्या डिफाइन करता है, मेथड। नोट्स बनानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। अभी तक ये सब कॉमन था, यहाँ पे डिफरेंट की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट वो क्या डिफाइन करता है, वेरिएबल, राइट है। बिहेवियर क्या डिफाइन करता है, मेथड। Method. ओके, ये सब यहाँ पे से क्लैरिफाई करना है। भाई मेथड को क्या बोलेंगे, बिहेवियर। मेथड के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अवेलेबल है। चैप्टर 2 में डिफरेंट मेथड है, अभी चैप्टर 9 बाकी है, इसमें भी भर भर के मेथड है, तो भी क्लैरिफाई। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। मेथड आर यूज्ड टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द एट्रीब्यूट। मेथड का वापस यूज किसके लिए करना है, एक्सेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे याद रखना, इसमें से एमसीक्यू कैसे बना सकते हैं। व्हाट इज ए क्लास, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कीवर्ड। क्लास क्या है, Keyword. कीवर्ड है। और क्लास इज ए टेम्पलेट, बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स, सी एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। C, A and B both. Okay, blank is embody all the features of particular set of the object. A variable, B method, C and B both, D none of this. D. None of this. D none of this क्या लिखा है यहाँ पे, क्लासेस है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्लास इनसाइड included how many points, A variable, B method, C and B both, D none of these. C. A and B. A both. and B both. C and B both, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स, जितना चैप्टर 6 का वेटेज है, 7 का वेटेज है, इतना ही वेटेज इसका भी है, तो बी केयरफुल। तो बिहेवियर कंपोनेंट आपको ऐसे पूछा गया, क्लास के इनसाइड कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ए एट्रीब्यूट, बी बिहेवियर, सी एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। C and B. both. ओके, एट्रीब्यूट आर डिफाइंड ब्लैंक इन द क्लास, तो आंसर क्या आएगा, वेरिएबल। Variable. बिहेवियर इज डिफाइंड बाय ब्लैंक इन द क्लास, तो आंसर क्या आएगा, Method. Method. मेथड्स। ओके, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। तो देखो, एक एक पॉइंट के थ्रू हमको स्लो मोशन से क्लैरिफाई करना है। अगेन, अभी ऑब्जेक्ट बनाने के अगेन 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं ऑब्जेक्ट डिजाइन करने के, 3. 3 स्टेप हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने लर्न किया था व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको वो टाइम समझा, ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, स्मॉल एलिमेंट। कहीं टाइम मैंने वीडियो के अंदर भी क्लैरिफाई किया था और आपको एक्सप्लेन किया। स्मॉल एलिमेंट मींस व्हाट, कहीं ऑब्जेक्ट है जो टचेबल है, नॉन टचेबल है, राइट है। एग्जांपल क्या किया था, नॉन टचेबल का एग्जांपल डेट एंड टाइम। वो ऑब्जेक्ट है फिर भी टचेबल नहीं है। आपकी बर्थ डेट को टच कर सकते हैं, नो। आपके नेम को टच कर सकते हैं, नो, फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट फिजिकली लाइक क्लासरूम के अंदर चॉक स्टिक है, राइट, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, उसको टच कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट है। ऐसा हमने कुछ क्लैरिफाई किया था। इसके बाद हमने डायरेक्टली क्लास के अंदर समझा, बट यहाँ पे वो थ्योरी समझा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के स्टेप की बात कर रहे हैं। जैसे इन क्लास के अंदर आपको ऑब्जेक्ट डिजाइन करना हो, डिफाइन करना हो, तो टोटल आपको 3 स्टेप के बारे में क्लैरिफाई किया गया है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा है, बोलो, Declaration. डिक्लेरेशन। सेकंड वन, Instantiation. इंस्टेंशन। यहां से आपको ध्यान रखना, इंस्टेंशन
एंड थर्ड वन Initialization. इनिशियलाइजेशन। अभी देखते हैं डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट। कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। समझाता हूँ, ये ऑलरेडी हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी आपने स्टडी किया होगा, जो 10th के अंदर प्रॉपर वे में इंटीजर एक्स। ओके, एक मिनट, हम यहां पे ऐसे लिखते हैं इंटीजर एक्स और बाद में लिखते हैं एक्स इक्वल टू 10। ऐसा आपने स्टडी किया था 10th के अंदर, थोड़ा सा सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, 10th में नहीं किया तो 12th के अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डिक्लेयर किया था। ओके, चैप्टर नंबर 2 के अंदर नहीं किया तो 7 के अंदर जो जावा का प्रोग्राम लर्न किया था ना, डबल लेंथ विथ, राइट है। तो हमने क्या किया था, पहले अब वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, बाद में क्या किया, वेरिएबल को यूज किया। सेम ऑब्जेक्ट जब डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है डिक्लेयर करना। कंपलसरी आपको उसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद ही आप उसका यूज कर सकते हो। डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल अथवा रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। तो यू नो वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल, चैप्टर 7 के अंदर भी लर्न किया था। वेरिएबल मींस व्हाट, वेरिएबल कैन स्टोर द वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे कंपलसरी उसकी सिंटेक्स के हिसाब से, जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो आपको यहाँ पे क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम लिखते थे। तो कैसे लिखते थे हम वेरिएबल नेम, याद है किसी को? हमने क्लास नेम कौन सा लिखा था और ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था, है याद आपको? callcost.java. इसमें भी नहीं, कोल कोस्ट वाला तो क्या था, प्रोग्राम ही था। तो क्लास नेम क्या था हमारा, रूम, और R1 क्या था, ऑब्जेक्ट नेम। अब सिंटेक्स देखो तो समझ में आ जाएगा। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है, रूम। वेरिएबल नेम क्या है, R1। पर एक्चुअली ये R1 है ना, वो वेरिएबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या, बाउंस होते जा रहा है? थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ट्राई करना। ओके ओके, ये था यहाँ पे। जो ये रूम है ना, वो क्या है, क्लास नेम है, जो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया था। R1 क्या है, वो वेरिएबल नेम है। पर यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाते तो भी वो वेरिएबल ही है। बाद में हमने ऐसा लर्न किया था, देखिए वो इनिशियलाइज करते हैं। एक लाइन रीड करना, इनिशियलाइज के टाइम क्या हमने स्टडी किया था, बोलिए, न्यू कीवर्ड का यूज किया था। ये सेकंड कीवर्ड हमने लर्न कर रहे हैं। आगे एक नया कीवर्ड कौन सा लर्न किया था, क्लास। क्लास। यहाँ पे न्यू कीवर्ड है। अभी इसका भी काम क्या है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय अलोकेटिंग मेमोरी। ये प्रोसेस है, एग्जाम के अंदर इसको पूछे जाते हैं। इंस्टेंशन के अंदर क्या पूछे जाता है, न्यू का यूज किया जाता है। तो हमने कैसे यूज किया था, याद है किसी को? क्या लिखा था यहाँ पे, रूम इक्वल टू, बोलो क्या किया था हमने, रूम स्पेस R1 इक्वल टू न्यू, ऐसा किया था कि ऐसा किया था? इक्वल टू, कहाँ पे इक्वल टू था, R1 के बाद। R1 के बाद था, ऐसा कुछ किया था डिजाइन हमने? क्या पे डिजाइन किया था ऐसा, मेमोरी एलोकेशन के टाइम दिखाता हूँ, चलिए। ऐसा डिजाइन किया था, दोनों मेथड्स हैं। देखो आप डायरेक्टली रूम यहां पे लिख देते हो, ऐसे लिखोगे तो भी चलता है। ओके, तो न्यू के थ्रू हमने क्या किया था, ये स्पेस दिया था। और आपको सिंगल लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखा था, रूम, हेल्प कर सकते हो अभी, R2 स्पेस इक्वल टू न्यू रूम।
ऐसा कुछ डिजाइन किया था, दोनों राइट मेथड है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। पर हम यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर क्या लिख रहे हैं, न्यू से। तो आपको मालूम होना चाहिए न्यू कीवर्ड है, उसका मेन पर्पस किसके लिए है, उसका मेन यूज किसके लिए है। मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया मेमोरी स्पेस अलोकेट करने के लिए। पर कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है, जो रूम के अंदर है, रूम के अंदर कितनी मेमोरी है मालूम है। तो हमने 4+4+4+1 बाइट का, कितनी बाइट इसमें रिजर्व है, 13। 13 बाइट। ऐसे याद आ रहा है आपको। तो ये 13 बाइट जो था वो हमने किसको दे दिया, R1 को। तो R1 है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं गूगल के अंदर जीमेल का ड्राइव ओपन करता हूँ तो मुझको कितना जीबी दे देते हैं गूगल वाले, 15 जीबी दे मुझको प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसके अंदर फोटो, सॉन्ग, मूवी, मेल, आपको जो स्टोर करना हो इतना स्टोर कर सकते हो, राइट है। सेम यहाँ पर भी मैंने स्पेस दिया, ओके, सामने से अलोकेट कर दिया, क्योंकि इन फ्यूचर में R1 का यूज किसके लिए करना वाला हूँ, वैल्यू सेट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो पहले से उसको ने मुझको डिक्लेयर करके दे दिया। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, राइट है। ओके, थर्ड पॉइंट है, हम क्लैरिफाई करते हैं। तो देखो, तो टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा सा मेथड अप डाउन कर दिया है। पहले यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, उसका प्रैक्टिकल किया है, और प्रैक्टिकल के बाद उसका एक्सप्लेनेशन थियरी में समझाया हुआ है। वो सब क्या समझ रहे हैं, आगे वाले चैप्टर के अंदर आपने कंसेप्ट क्लियर करके बैठे हो। अभी देखिए इनिशियलाइजेशन, इनिशियल का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टर, एक स्पेशल टाइप की मेथड है, उसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। अभी इसका हम यूज नहीं करने वाले, जैसे हम कंस्ट्रक्टर का पूरा एक टॉपिक स्टार्ट होगा तब आपको समझाऊंगा। ओके, इसमें से एमसीक्यू डिजाइन करके मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टोटल स्टेप कितने हैं, 3। सब प्रेजेंट हो, Yes, चैट sir. के थ्रू भी Yes. आंसर हो देना। यस, ओके, ऐसे भी हो सकता है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट के लिए स्टेप ए डिक्लेरेशन, बी इनिशिएशन, थर्ड इनिशियलाइजेशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा, D, D all of this. ओके। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन की सिंटेक्स कौन सी है, राइट सिंटेक्स कौन सा है, ए क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। अभी देखो सिंटेक्स भी पूछा जाता है। बी वेरिएबल नेम एंड देन क्लास नेम, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। C नहीं and समझ B में आया? both. क्या है आंसर, दोनों राइट है कि एक ही राइट है, एक ही राइट है। सबसे पहले क्लास नेम होना चाहिए, इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे वही समझाया, देखो पहले को ऑलवेज उसको डिक्लेयर करना है, ये है क्लास नेम। तो ये कंपलसरी पहले क्लास नेम होना चाहिए, इसके बाद ही आप दूसरा यूज कर सकते हो। समझे आप? तो ओनली फॉर आंसर क्या आता है, ए क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। पहले वेरिएबल नेम लिख के नहीं हम टाइप कर सकते हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट के अंदर आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, कौन सा कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, ए क्लास, बी डिक्लेरेशन, सी मेथड नेम, डी नन ऑफ दिस। D, none of this. राइट आंसर क्या है, New. न्यू। न्यू कीवर्ड है, उसका यूज इसके लिए किया जाता है मेमोरी एलोकेशन के लिए। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है ये सब पॉइंट्स के साथ, ग्राफ भी आपके माइंड में क्लैरिफाई हो रहा है। अब इसकी थ्योरी समझो। क्लास इज अ टाइप सिमिलर विद द बिल्डिंग फंक्शन इंटीजर एंड बुलियन। क्लास क्या है, एक डेटा टाइप जैसा काम है। तो आप बोलोगे सर इंटीजर एंड बुलियन, इंटीजर की साइज कितनी है, बोलिए कैनिल, 4 bytes. साइज 4 बाइट। तो बुलियन की 1 byte. 1 बाइट। ऐसे ही क्लास है ना, वो भी एक डेटा टाइप है। क्यों, तो अभी जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया क्लास के अंदर भी मेमोरी होती है, तो इसके अंदर भी क्या है, मेमोरी है ना।
इसके अंदर भी मेमोरी है, तो कितनी मेमोरी है? तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया भाई इसमें 13 बाइट स्टोर किया हुआ है। भाई इंटीजर है उसकी 4 बाइट है, तो R1 के अंदर भी 13 बाइट है। और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? इंटीजर और बुलियन। ये जावा ने मिस सन माइक्रो सिस्टम ने बना के रेडीमेड दिया हुआ है, हम उसका डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जब क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का ये मेथड और फंक्शन बना रहे हैं, खुद का हम डिजाइन कर रहे हैं। आई होप सब समझ में आ रहा है थोड़ा सा पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे कंपलसरी क्या लिखा है डिक्लेयर करने के टाइम? सबसे पहले ये रूम क्या है? क्लास नेम है। और R1 क्या है? वेरिएबल का नेम है। समझ में आया महक? क्लैरिफाई हो रहा है स्टूडेंट? Yes, sir. सिंटेक्स ध्यान Yes, में sir. रखना। अभी देखिए, डिक्लेरेशन अ वेरिएबल डज नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए बिना आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो कंपल्सरी डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के टाइम पहले क्या होना चाहिए? ऑलवेज क्लास नेम होना चाहिए एंड देन ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नो वेरिएबल कैन एवर स्टोर द ऑब्जेक्ट। वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता। समझ में आ रहा है? वेरिएबल की खुद की अलग स्पेस होती है। A variable declared using the class type can be only once reference of the object। अभी समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। वेरिएबल भी मेमोरी स्टोर करता है, वेरिएबल की डेफिनेशन भी है, ऑब्जेक्ट भी मेमोरी स्टोर करता है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? वेरिएबल हम बनाते हैं, वो लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो वन टाइम है। जैसे प्रोग्राम समझाऊंगा आपको क्लैरिफाई। हमने चैप्टर 6 के अंदर वेरिएबल के टाइप लर्न किए थे। कितने टाइप के वेरिएबल है? 3 types. 3 टाइप्स। विच? लोकल, क्लास एंड इंस्टेंस। कितने टाइप के वेरिएबल हमने लर्न किया था? 3। लोकल जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इंस्टेंस, राइट, एंड क्लास। तो ये सब ध्यान में माइंड में सेट करना है। अगेन सेम, अगेन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ऑपरेटर न्यू अलोकेट द मेमोरी फ्रॉम द रिटर्न द एड्रेस ऑप्शन लेटर यूज। अभी देखिए यहाँ पे एक नया ऑपरेटर भी बोला है। कौन सा ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम? न्यू ऑपरेटर। अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर लर्न किया था। यस, Yes, sir. इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, चलो पूछ लेते हैं टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने हैं? 5. 5. लॉजिकल, साइंस 4. स्टूडेंट, लॉजिकल ऑपरेटर। अब चैट के थ्रू भी आंसर दे सकते हो, डोंट वरी। एक साथ 2 डिवाइस में ज्वाइंट हो। लॉजिकल ऑपरेटर टोटल कितने हैं? 4. 4. 4। रिलेशनल ऑपरेटर 6. 6. 6। ओके, सिलेक्शन के लिए लूप कितने टाइप के? लूप 2. लूप 2 है। एनी अनदर स्टूडेंट? लूप के टाइप कितने हैं? रिपीटिव स्टेटमेंट कितने हैं? 2. 2 अगेन 2। विच? Entry and exit. एंट्री एंड एग्जिट। ओके, राइट है, एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री कंट्रोल कौन सा है? For and while. फॉर एंड वाइल। तो डू वाइल किसा है? Exit. Exit. पोस्ट या एग्जिट? दोनों. दोनों है। ओके, चलिए। तो आई होप सो इसमें कई स्टूडेंट ने रीड तो किया है पर परफेक्ट रीड नहीं किया, आंसर रॉन्ग आते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर ऑब्जेक्ट इज स्टोर। यहाँ पे एक नई मेमोरी की बात हो रही है, उसको बोला जाता है हीप मेमोरी। मैं ये टॉपिक क्लैरिफाई करवाना चाहता। एक मेमोरी का एक स्पेसिफाइड पोर्शन है, उसको हीप मेमोरी बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेम्पोररी मेमोरी। हीप मेमोरी का मेन पर्पस क्या होता है? जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है तब तक वो डिलीट नहीं होता। ओके, मैं आपको समझाऊंगा। और ये हीप मेमोरी का कंसेप्ट होता है न्यू कीवर्ड के अंदर। समझाता हूँ हीप का मीनिंग क्या होता है और कौन से लेवल की मेमोरी है यह। देखिएगा, यहाँ पे देखिए, when the object created is additionally allocate the memory, हम उसको एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं। और स्पेशली मेथड को क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का एक बड़ा सा परफॉर्मेंस है। ओके, उसका स्पेशली टास्क होता है, इनिशियल टास्क है, वो हम बाद में अभी लर्न करेंगे। क्या पे देखो, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर लेटर इन दिस चैप्टर। हम पीछे वाले पॉइंट्स के अंदर स्टडी करने वाला है। पैरेंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव इट। पैरेंथेसिस मींस व्हाट? कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं Circle पैरेंथेसिस को? bracket. कर्ली ब्रैकेट बोल के, सर्कल ब्रैकेट, Circle. सर्कल, राइट। सर्कल ब्रैकेट का दूसरा नाम है पैरेंथेसिस, यहाँ स्पेलिंग भी लिखा हुआ है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट है, जब भी आप न्यू स्पेस देते हो तो देखो, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, जैसे R1 के बाद लास्ट में यहाँ पे क्लास के पीछे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है, अदरवाइज उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। सिंटैक्स आ गया, विथ एम्प्टी पैरेंथेसिस विदाउट आर्ग्यूमेंट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अभी देखिए एक नया पॉइंट है, जब भी ब्रैकेट एम्प्टी रखते हो आप इनसाइड जावा तो उसको क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लास्ट ईयर बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, विदाउट एम्प्टी पैरेंथेसिस ब्रैकेट, सेम टू सेम लाइन था। ओके, उसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी आप इससे पहले वाले मैंने अभी तक क्या समझा रहा था, आपको याद है? फंक्शन या मेथड के पीछे क्या लगाना चाहिए? ब्रैकेट आना चाहिए। कौन सा ब्रैकेट होना चाहिए? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अभी तक ऐसा स्टडी किया था, वो तो है ही, बट जब भी ब्रैकेट एम्प्टी हो तो जावा के अंदर उसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसका मीनिंग होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट, एम्प्टी पैरेंथेसिस। क्लियर है? अभी जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं तब यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कोई भी रेफरेंस बुक रिफर करोगे नहीं समझ में आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड में क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। इस अभी तक तो जो हमने प्रैक्टिकल किया था ना प्रोग्राम, उसका ही एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट बुक के अंदर, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया हुआ है, राइट? तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो स्टूडेंट। ओके, इसमें से एमसीक्यू बनाते हैं, अच्छी तरह समझना। ब्लैंक इज एम्प्टी पैरेंथेसिस विदाउट आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Default constructor. कंस्ट्रक्टर। स्पेशल मेथड को क्या बोला जाता है? Constructor. कंस्ट्रक्टर, राइट है। जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के इनसाइड कोई आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है? देखो यहां पे लिखा है ना, द पैरेंथेसिस कैन कंटेन आर्ग्यूमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंस्ट्रक्टर और इसका कंटेंट, जैसे ये पॉइंट्स कंटिन्यू होगा उसके पीछे भी आएगा। तो मैं अभी से आपको ये स्टडी करवाना देना चाहता हूँ, जैसे ये प्रोग्राम के साथ साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सब कुछ मिक्स होने वाला है चैप्टर 6, 7 और 8 के अंदर विथ न्यू कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वही क्लैरिफाई किया है, R1 इक्वल टू न्यू रूम, ऐसे भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली।
राइट है, उसके अंदर आपका एड्रेस मिल जाता है, एक वेरिएबल बन गया। अदरवाइज ऐसे भी लिख दो डायरेक्टली लाइन, तो दोनों राइट है। रूम R2 लिखो, पहले R2 लिखो और उसके बाद ऐसा लिखोगे R2 इक्वल टू न्यू रूम, दोनों क्या है, राइट ही है। ओके, तो एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ स्टेटमेंट पूछे तो आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल ऐसे प्रोग्राम एक बार लिखा होगा, टाइप किया होगा और मैंने सामने कुछ परफॉर्मेंस किया होगा, तब ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आई होप सो आपके ट्यूशंस ओपन करने के चांसेस जनवरी के फर्स्ट डेट से लग रहे हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। जितने भी आप ट्यूशंस ओपन कर रहे हो, मे बी श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, पर इसके जितने भी मीटिंग्स हैं, बोर्ड के फॉर्म 15 के बाद जो फिल होने वाला है उससे पहले आपके क्लासेस स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो बी रेडी। ओके, नेक्स्ट, it is also noted the class determine only the one type of the variable। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, आगे वाला आपने प्रोग्राम लर्न किया था, राइट है, उसमें वेरिएबल कितने थे, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ द विंडो। अगेन R2 नाम का वेरिएबल था, उसको भी एक्चुअली मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कितनी बार किया था, 1 टाइम, बट उसके अंदर वैल्यू कितनी बार शोर हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है 2 टाइम। पहले जब R1 था तब लेंथ कितनी थी, 18.0, बाद में जब R2 आया और उसमें लेंथ है, तो आंसर क्या आया, 14.0 हमने उसके ऊपर ओवरराइट करवाया था। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, उसका यूज डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करके करते हैं, समझाता हूं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने भी जीमेल में अकाउंट खोला हुआ है, उसको भी 15 GB गूगल ने दिया फ्री में। मैं भी जीमेल के अंदर अकाउंट ओपन करता हूं तो मुझको भी 15 GB देता है, 15 GB दिया, तो मैं ऐसे बोलो जो 15 GB डेटा देता है दोनों को सेम फीचर्स भी देता है। जैसे मुझको भी फोटोज अपलोड करते हैं तो दूसरे मेरे जो स्टूडेंट है उसको भी फोटो अपलोड करने के लिए फीचर्स अवेलेबल है, पर वो फोटो की जगह पे और कुछ भी यहाँ पे स्टोर भी कर सकता है, लाइक मेल स्टोर कर सकता है, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकता है, वो भी ऑनलाइन स्टोर कर सकता है, राइट। जो 15 GB आपको दे रहे हैं, पर कई ऐसे स्टूडेंट है 15 GB में से 1 GB भी यूज नहीं करते हैं, वो बात आपकी सही है, आप नहीं यूज करो। 14 GB जो रिमेनिंग है ना, तो गूगल क्या करता है मालूम है, ये 14 GB का टेम्पररी वो दूसरे स्टूडेंट को भी दे देता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप यूज नहीं कर रहे हो ना, उसके लिए तो ये बेनिफिशियल है। एक वो बेस्ट सर्विस दे रहा है। सर्विस क्यों दे रहा है आपको मालूम है? गूगल ये सर्विस फ्री में क्यों देता है? सब मैक्सिमम आप यूज करो। एग्जांपल दूं, ये गूगल ड्राइव का कंसेप्ट आया किस कहां से मालूम है आपको? एप्पल आईडी में से। जब आप एप्पल आईडी बनाते हो तो आपको एक नया अकाउंट भी देता है। कौन सा होता है? आई क्लाउड देते हैं वो। और आई क्लाउड का बेनिफिट क्या था? आपका डेटा सिक्योर रहेगा आई क्लाउड के अंदर। जैसे मेरा मोबाइल लॉस होता है तो कांटेक्ट नंबर मुझको कॉपी पेस्ट या कहीं भी उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास एनी हाउ कांटेक्ट नंबर वापस आ जाता है। सेम कंसेप्ट गूगल ने कैसे किया? गूगल ड्राइव के साथ, राइट। आपके ईमेल से वो सब ऐसे भी इसमें स्टोर तो हो ही रहा था, बट उसने एक्स्ट्रा फीचर्स क्या दिया आपको? स्टार्टिंग में सब फ्री दे दिया, बट आपकी 20 है 15 GB से ज्यादा आपको स्पेस चाहिए तो ओके एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं YouTube के अंदर वीडियो अपलोड कर रहा हूं अभी, राइट, तो आपको क्या लग रहा है? अभी तक 100 GB तो मेरे YouTube की वीडियो की हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, 15 GB में से चलेगा, 15 GB में तब तक वो फ्री में दिया। बाद में YouTube में क्या लगता है मालूम है? चार्ज लगते हैं। ओके, वो चार्जेस हम पे कर रहे हैं। आपके ये वीडियो जो बना रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है 15 GB से ज्यादा नहीं हो गए? मैं आपको मेल खोल के ओपन कर दूं, अभी तक के जो हमारे वीडियो रिकॉर्ड हुए थे ऑनलाइन वो और मैंने जो अपलोड की है वो दोनों को 100 GB से प्लस हो चुके हैं। तो उसके लिए स्पेस मुझको परचेस करनी पड़ी। मैं आपको 1 ईयर्स के लिए 100 GB एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसने बोला आप पूरे साल का ओके मुझको 800 रुपीज दे दो। चार्जेस लेस है पर पेमेंट तो हुआ ना फर्स्ट ईयर।
वापस वही ड्राइव में यूज करूंगा तो 8000 लेगा कि मैं अभी न्यू यूजर हूँ। ओके, इसके लिए वो डिस्काउंट देते हैं ऑनलाइन, जैसे GoDaddy में कैसे 99 में डोमेन नेम देते हैं। एडवर्टाइज देखा है अभी आपने, 99 रुपीज में डोमेन नेम। वो क्यों ऐसा करता है कि स्टार्टिंग वेबसाइट है, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए सब मार्केटिंग करना पड़ता है, एडवर्टाइज देना पड़ता है। ओके, जैसे वोडाफोन है, जियो कंपनी वाले देते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन भी ये सब सर्विस देते हैं, स्टार्टिंग में फ्री में देते हैं, 15 GB आपको फ्री में देते हैं। पर बाय मिस्टेक 16 GB हुआ तो गूगल आपके पास क्या करेगा, कॉन्टेक्ट नंबर लेना स्टार्ट करेगा। 2 दिन पहले मालूम है आपका गूगल का सर्वर डाउन हुआ था, जब मैंने आपको मैसेज किया था आज लेक्चर नहीं है कल का। वो दिन क्यों कैंसिल किया था, उसका 2-3 रीजन थे। ओके, उसका मेन रीजन था वही टाइम गूगल डाउन हुआ था। गूगल डाउन मीन्स व्हाट, उसके सर्वर में अप डाउन हुआ। कहीं टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, सर्वर मीन्स व्हाट, जहां हमारा डेटा सब स्टोर रहा है, तो वहां पर भी सर्वर डाउन होने की वजह से ओके आपका डेटा जो रिप्रेजेंट होना चाहिए, जैसे गूगल मीट प्रॉपर नहीं चल रहा था। जो भी पर्सन गूगल मीट के साथ ज्वाइंट है उसको मालूम है, वो अभी पहले स्मूथली ज्वाइंट हो पाते, तो वैसे स्मूथली ज्वाइंट नहीं हो पा रहा है। तो उसके अंदर ये नया अपडेट भी आ रहा है, इसके लिए देखो गूगल मीट का अपडेट वर्जन आप देखोगे तो इसमें भी लॉट्स ऑफ चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक के ऊपर क्लैरिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे, इन जावा व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नो मोर नीडेड द मेमोरी इज क्लेम्ड बैक टू रीयूज। ऑब्जेक्ट की मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और जावा हैज गार्बेज कलेक्टर दैट लुक फ्रॉम अनयूज्ड स्पेस। समझा दो, ये इतना सारा डिटेल्स में अभी रीड नहीं करना चाहता। हमारे लैपटॉप के अंदर टेम्प नाम की फाइल बनती है, कभी देखा है आपने? लो, मैं ट्राई करके दिखाता हूं। दिख रहा है टेम्प? इस सब फाइल मैंने बनाया। देखो तो इतनी सारी फाइल है, और उसकी आप मेमोरी भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ये काम का है कि नहीं काम का। ओके, 1 KB 2 KB 3 KB ऐसे ही है। मैं उसको रीड करता हूँ। एक्चुअली मेरे लिए भी ऐसे काम नहीं है, मैं रीड करता हूँ। कुकीज भी होती है, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। ओके, डिलीट हो चुका है। ये भी अभी खुल रहा है। क्या यहाँ पे आ रहा है मालूम है, ये एरर किसकी है? जो मैंने बुक ओपन किया ना PDF, उसकी भी फाइल का यहाँ पे आ रहा है। वो अलोकेट नहीं करने देगा। ओके, वो अलोकेट नहीं करने देगा। क्यों? वो अभी टेम्प फाइल है पर इंपॉर्टेंट है। समझा? तो जब YouTube में वीडियो देखते हो आप, तो वीडियो के साथ एक येलो कलर की लाइन भी पास होती है, और सडनली आपने वो वीडियो ऑफ कर दिया, तो जो बीच में जो आपसे पहले वीडियो लोड होके मीन्स बफरिंग होके आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर आया हुआ है, तो वो अभी क्या होगा, टेम्पररी वहां पे स्टोर होगा। जैसे नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो वापस वो स्टार्ट करोगे तो पूरा डाउनलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे सेम गार्बेज कलेक्शन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, हीप मेमोरी का मेन पर्पस क्या है? जैसे लेंथ विथ हाइट ये डिक्लेयर कितनी बार करना है? 1 टाइम। और उसका यूज रिसाइज कर सकते हो। जैसे लेंथ पहले 18.0 थी, सेकंड टाइम जब R2 के लिए सेम स्पेस क्या बन जाती है? 14.0। R1 के लिए विथ पहले क्या थी? 12.5, बट R2 ऑब्जेक्ट के लिए सेम वेरिएबल 11.0 बन जाती है। हम उसका रीयूज कर सकते हैं। ओके, मींस इसके लिए एवरी टाइम आपको नए नए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बेनिफिशियल है उसके लिए। अभी जैसे जैसे प्रोग्राम समझोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ओके सर मेमोरी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्यों है जावा के अंदर इतनी लॉन्ग प्रोसेस करते हैं सब डेटा स्टोर करने की। तो इसके बाद मैं क्लैरिफाई करवाते रहूंगा। नेक्स्ट देखिए, वापस OOP। ये कहाँ पे हमने स्टडी किया था OOP वाला कंसेप्ट भाई? चैप्टर 6। अभी समझ में आपको रीड करने के लिए क्यों दे रहा था? उसका चैप्टर था सेम, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर भी किया जाता है। ओके, इंस्टेंस और इनिशियलाइजेशन भी क्लैरिफाई करना है। देखिए अभी
यहाँ से हम क्लैरिफाई करते हैं। ओपी के अंदर हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, क्लास इज ए एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एब्स्ट्रैक्शन मैंने नाम सुना था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन? उसके अंदर एक कीवर्ड मैंने याद रखने के लिए बोला था, बोलिए, याद है आपको? वेरी गुड, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते, जैसे मैं क्लास का नाम लेके मैं R1 डिक्लेयर कर देता हूं, तो उसका मीनिंग क्या है? ओके, समझाता हूं। फेसबुक में इतने सारे फोटो अपलोड करते हो आप, डाउनलोड करते हो, अपने फ्रेंड बनाते हो, अभी आपको कभी मालूम पड़ा उसके पीछे क्या टेक्निकल और क्या टेक्नोलॉजी है? नो। जैसे व्हाट्सएप के अंदर मैं अभी ऑफलाइन हूँ, ओके, तो जो फ्रेंड मुझको या मेरे कोई स्टूडेंट मैसेज मुझको सेंड कर देते हैं या यूट्यूब के अंदर कमेंट करते हैं, तो मैं मुझको कैसे मालूम पड़ेगा? जब मैं ऑनलाइन होगा तभी तो मुझको डिस्प्ले, तब तक वो डेटा स्टोर कहाँ होता है? ये टेक्नोलॉजी है। फिर भी हम यूट्यूब यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। यस, सेम यहाँ पे क्लास है ना, वो एक एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए भाई आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज करिए। क्लास के अंदर कहाँ से कैसे समझाता हूँ। दूसरा देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कितने सारे मेथड लर्न किए होते हैं, पर हमने यूज किया था एज पर आवर रिक्वायरमेंट। फोकस का यूज किया था हमने, अलर्ट का यूज किया था, इज एनओएन का यूज किया था, किसी ने तो बनाया था ना। बट वो टाइम मैंने थ्योरी समझाने के टाइम क्या बोला भाई, इज एनओएन का यूज क्या है? किसके लिए इज एनओएन यूज करते हैं हम? बोलो, नंबर है या नहीं है वो चेक करने के लिए। नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स? अवेलेबल। false, और अल्फाबेट हो तो true, ट्रू था। True. ऐसे ही कुछ था ना कि भूल गए माइंड में से? भूलना बता। अभी अभी मैं एक एक वीडियो के अंदर से एमसीक्यू पूछना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था, मेरे पास वीडियो के साथ साथ एक एक वीडियो के मिनिमम 10 या 12 एमसीक्यू रेडी है। बस ये प्रॉपर सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक एक वीडियो देखना है, उसमें से मैं एमसीक्यू ऑनलाइन के थ्रू या फिजिकली पेपर में आपको देने वाला। ओएमआर शीट में टिक करना इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जांपल दो, हमारे दूसरे स्कूल के अंदर अभी पेपर दे रहे हैं, मीन्स पेपर एग्जाम है, ओके, जो दूसरे स्कूल में जा रहा है वहां पे क्या था, अभी पेपर कलेक्ट कर रहे हैं। 10 में ओएमआर शीट लेता हूँ ना फिजिकली उसके घर पे, तो वो बेचारे बोलते रहे सर मैंने बाय मिस्टेक इसमें गड़बड़ी कर दी है। और अभी क्या, एक बार तुमने टिक तो कर दिया। मीन्स अभी तक आपने जो ऑनलाइन, स्पेशली यहाँ पे ट्यूशन क्लास के अंदर मैं एग्जाम ले रहा था गूगल फॉर्म के अंदर, आपने जो अभी तक एग्जाम था आप उसका क्या कर सकते हो, चेंजेस ऑप्शन कर सकते हो। बट बोर्ड के अंदर एक बार पॉइंट टिक हो गया तो उसको नहीं चेक कर सकते। तो एटलीस्ट मिनिमम ऐसी 10 एग्जाम देनी पड़ेगी प्रॉपर मेथड के साथ, इसके बाद ही इसमें प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज कई टाइम क्या होता है, आप रीड करते हो 10 नंबर का एमसीक्यू और आंसर टिक करते हो 11 नंबर का। जब ये प्रैक्टिस नहीं किया ना, ऐसे टिक करना है, आपको लगता है ऐसे तो जानबूझ के मैं आपको स्मॉल, ओके, स्मॉल राउंड पॉइंट वाला मैं आंसर ओएमआर शीट दे दूंगा फिजिकली, वो आपके घर पे रखनी है। 10-15 मैं पेज का जेरोक्स करके एडवांस में, जितनी भी मैं एग्जाम लेने वाला एडवांस में मैं आपको दे दूंगा। जब भी एग्जाम है तब मैं आपको ऑनलाइन ही फॉर्म पे वो एमसीक्यू दूंगा, बट आपको टिक किस में करना है, टिक किस में करना है, ओएमआर शीट में। ये प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये हो उसका मेन यूज। सेम यहाँ पे क्लैरिफाई करते, ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास कैन बी होल्डिंग द डिफरेंट वैल्यू। अभी हमने वही क्लियर। नेक्स्ट, अभी इतना सारा थ्योरी है पर इसके अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एक पूरी ऑब्जेक्ट का लाइफ है, जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको मेमोरी देते हैं, राइट? जैसे हमारी खुद की लाइफ है, सेम हम बॉर्न होते हैं, राइट, बड़े होते हैं, सेम इसके बाद हमारे ऊपर ये सब स्टडी करवा के क्या करते हैं, आपको प्रॉपर एक डिसिप्लिन सिखाते हैं, राइट? ये नॉलेज का यूज करके आप अपनी फैमिली सेट करते हो, सेटल होते हो सोसाइटी में, अपना खुद का नाम बनाते हो, पैसे कमाते हो, और बाद में कुछ नहीं होते हो, अश्विन कुमार तो जाना ही है सबको, ये तो फाइनल स्टेप है, ओके? तब आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ पड़ा रहता है। तो याद क्या रहता है, एक ही पॉइंट्स जो आपके गुड थॉट्स था, किसी ने आपने हेल्प किया होगा, वही आपको माइंड में सेट करते हो, वही आपको याद रखते हैं, अदरवाइज तो कोई काम का नहीं है।
सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी वही यूज है। ऑब्जेक्ट की भी खुद की लाइफ है, हम उसको डिजाइन करते हैं, उसको मेमोरी देते हैं, ओके, मेमोरी करने के बाद उसको स्पेस देते हैं, वो जब तक यूज करना है तब तक यूज करते हैं, लास्ट में जो नई काम का है तब हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? हीप मेमोरी क्यों? तो ऐसे हमने 11th के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर कील कमांड रन किया था, मालूम है कील कमांड? Yes. प्रोसेस को Yes. स्टॉप करने के लिए, प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए इसके लिए कील कमांड होता है। कंप्यूटर के अंदर जैसे मैं पावर ऑन करता हूँ वो पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, पावर ऑफ कर देता हूँ ऑटोमेटिकली सब प्रोसेस क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी उसके जैसे ही कुछ फॉर्मूलाज हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देन ऑब्जेक्ट बिहेवियर, वी क्रिएट द मेथड, मेथड भी डिजाइन करेंगे। इसमें मेथड के अंदर कई ऐसी मेथड है, अभी एक नई मेथड है, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई, मेथड कैन बी डिफाइंड इनसाइड अ क्लास ओनली, नया मेथड का नाम है। मींस क्लास के अंदर जो मेथड बनाते हैं, ओके, दिस मेथड कैन बी इन्वोक यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल, सच मेथड इज नोन एज अ इंस्टेंस मेथड। अभी तक मेथड लर्न किया था, फंक्शन भी लर्न किया था, मेथड के अंदर जो नाम थे वो भी एक नई मेथड है, इंस्टेंस मेथड, ओके। दैट्स मींस जो ब्रैकेट आपका क्लास है ना, क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर उसको कौन सा वेरिएबल बोला जाता है? इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड। अगेन ये डेफिनेशन माइंड में सेट करना, राइट है? क्लास इज एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट create the object and stay throughout the life of the object. Next, object behavior, we create a method. Method can be defined inside a class only, और वही क्लास में से उसकी मेथड को कॉल करते हैं। मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल, वो मेथड को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस। इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? ऑन द स्पॉट, एट द टाइम, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेंस मेथड आर यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी देखो ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको समझाने में ये सब मैं क्लैरिफाई करूंगा तो और भी कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, सिंपल, वी डिफाइन द क्लास नेम, क्लास का नेम क्या था? रूम। उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल क्या था? अभी समझ में आया आपको? क्या हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था, याद है आपको? डबल लेंथ, डबल विड्थ, डबल हाइट एंड डबल नंबर ऑफ द विंडो। इसको अब वेरिएबल तो बोलेंगे, तो ये वेरिएबल कौन से कैटेगरी का है? इंस्टेंस। क्यों इंस्टेंस? क्योंकि वो क्लास के इनसाइड है। याद आ रहा है? सेम 3 मेथड थी, मैं अभी तक उसको मेथड बोल रहा था, पर वो इंस्टेंस मेथड क्यों है? देखो यहाँ पे क्लैरिफाई है, इंस्टेंस मेथड इज सेट एट्रीब्यूट, डिस्प्ले एंड एरिया। क्यों? ये सब कुछ एक क्लास के अंदर है। क्या था क्लास का नाम? बोलो, क्लास का नाम क्या था? Room. रूम। मींस रूम क्लास के अंदर यहां से लेके लास्ट एंड तक आपने जो भी इसके अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड। अभी समझ में आया इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल मींस व्हाट? अभी भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इंस्टेंस वेरिएबल अभी 2 वेरिएबल बाकी है। कौन सा? क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्लैरिफाई किया था एक प्रोग्राम के थ्रू, ओके। इसके अंदर मेन क्या है आपको क्लैरिफाई, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद इन द न्यू कीवर्ड, हाईलाइट पॉइंट है ये। न्यू कीवर्ड रिटर्न एज अ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट represent the instance of the class. All the instance class are allocated in the memory structure called for heap. जो भी आपके ऑब्जेक्ट है वो डेटा स्टोर करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हीप मेमोरी, राइट है? Each object instance have own set of the data.
जितने भी ऑब्जेक्ट है उसे सबका क्या होना चाहिए, खुद के डेटा होना चाहिए। आई होप सो थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट्स आपको हार्ड भी लगेगा, पर मैं इसके लिए आपको रीड करूँ क्योंकि आपको नए नए वर्ड से अवेयर करवा रहा हूँ। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल, राइट है, न्यू कीवर्ड, क्लास कीवर्ड, इनिशियलाइज, इंस्टेंस, डिक्लेरेशन। एग्जाम में आपको वही एमसीक्यू बन के आने वाला है। तो पहले टेक्निकल वर्ड क्लैरिफाई करो, ये वर्ड में लास्ट एंड तक चैप्टर जब तक ये जावा खत्म नहीं हुआ तब तक इसका कंटिन्यूस यूज करना है। अभी देखिए यहाँ पे वापस न्यू पॉइंट आया, एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल, कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। अभी तक जो हमने वेरिएबल को बनाया था, डिजाइन किया था, वो मेथड को हमको यूज करना है। तो एक नया ऑपरेटर बाकी रहा था, कौन सा ऑपरेटर है ये, बोलो। डॉट Dot. ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर। अभी चैप्टर 7 में इतने सारे ऑपरेटर है, कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, राइट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। एक नया ऑपरेटर बाकी रखा था, कौन सा ऑपरेटर है, डॉट Dot. ऑपरेटर। इसका यूज किसके लिए, इसका यूज है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड को इन्वॉक करना। इन्वॉक करना मीन्स कॉल करना, बुलाना। जैसे मैं आपको लिंक भेज के आप सबको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं आपको एक्चुअली कॉल कर रहा हूं। सेम ऑब्जेक्ट को बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेटर, डॉट है। जैसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड। समझाता हूं, मैं ऐसा लिखता था, याद है आपको, R1 डॉट डिस्प्ले। याद आ रहा है ऐसा कुछ, यस या नो, और आर अवेलेबल हियर। देखो R1 क्या था, Yes. यस सर। ऑब्जेक्ट, तो डॉट तो है ही। ये इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड क्या है, यहाँ पे रहा, डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम की मेथड है। मैं दूसरे जब लास्ट में मैंने प्रोग्राम समझाया, इसमें R1 डॉट लेंथ भी था, लेंथ। तो ये लेंथ क्या है, वेरिएबल है, इसको हमने इंस्टेंस बोला था। अभी ऊपर वाली लाइन के अंदर हमने वही स्टडी किया ना। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छी तरह समझोगे तो समझ में आएगा। इसमें एक न्यू स्टूडेंट भी है, मैं आपको 110% मैं इसके लिए आपको ज्वाइन किया है, आप ओनली फॉर अवेयर हो जाओ। ये सब में और भी टाइम लगेगा, जितना समझ में आता है इतना ट्राई करना कि ये सबको समझा दिवाली के बाद मैं यहाँ तक ही पहुंचाऊं। चैप्टर 7 8 के अंदर ओनली फॉर 4 या 5, 7 तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बैठे थे, राइट है। एक प्रोग्राम मैंने आपको दिवाली के बाद ओनली फॉर आप समझोगे तो मैंने 4 पेज आपको समझाया, पर 110% श्योर हूँ ये 4 पेज आपको समझ में आ गया तो आपके अराउंड 14 मार्क्स, 1/4 मार्क्स श्योर है, क्योंकि ये यहां से सब कुछ क्लैरिफाई किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा था, डॉट ऑपरेटर आर एसोसिएटिव ऑफ द डॉट ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कहाँ पे हमने लर्न किया था, याद है, एसोसिएटिव हमने लर्न किया था। जितनी भी सिंबल है उसका प्रायोरिटी है, बोर्ड मार्क्स मैंने बोला था। तो कहीं ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, कहीं ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट आते हैं। याद है आपको चैप्टर 7 के अंदर, के भूल गए। यस सर। यस सर। Yes. यस, समझा देता हूँ। अभी देखो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट था और मैं आपको क्यों ये सब अगेन एंड अगेन रिपीट करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके लिए आपको इन्फॉर्म किया था भाई चैप्टर 7 एटलीस्ट 1 टाइम रीड करना। तो कई स्टूडेंट को अभी बोल तो रहे यस, पर आधे स्टूडेंट को क्या मालूम अवेलेबल है, सुन रहे लेक्चर्स नहीं सुन रहे। इसके लिए मैं बोला था फिजिकली एज सुन पॉसिबल मुझको इन्फॉर्म करके डेट टाइम और प्लेस इन्फॉर्म कर देना। ओके, हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स है उसके अंदर ही मैं लेना चाहता हूँ जिससे आपका दूसरे लेक्चर्स भी डिस्टर्बेंस ना हो। देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाए थे,
ओके, यहाँ पे हमने इतने सारे वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया था। कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले हमने क्या किया था, चैप्टर 7 के अंदर डिक्लेयर किया, बाद में उसको स्पेस दिया, भाई बैलेंस इक्वल टू 70 होना चाहिए, इसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं एक्चुअली में। ओके, ये सिंपल था, पर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई करते हैं, मे भी आपको समझ में आ जाए प्रायोरिटी वाइज अभी तक जो भी हमने क्लैरिफाई किया था। ओके, वो हम समझ लें। ये सब ऑपरेटर्स हैं, उसमें भी लास्ट में हमने ये सिंबल क्लैरिफाई किया था, मे भी आपको ये रिकॉल भी हो जाएगा जो प्रॉपर वे में देखोगे तो। है यहाँ पे ऑपरेटर, ये हमने सिंबल का, मैंने इसके अंदर भी आपको मिस्टेक समझाया था। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? डिवीजन का, ये सिंबल का प्रॉब्लम है। ये सिंबल की प्रायोरिटी देखो राइट टू लेफ्ट है, जब ये सब यूज कर रहे हो उसकी ऐसे सिंबल है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाओ, लॉजिकल एंड लेफ्ट राइट, ये सब का सिंबल की प्रायोरिटी डिफरेंट है, कंडीशनल ऑपरेटर की भी डिफरेंट है, ऐसे ही सेम। किसकी मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ? डॉट ऑपरेटर है, उसकी प्रायोरिटी कौन से है? लेफ्ट टू राइट। ओके, ये सब डायरेक्शन है, जैसे आप स्टडी करने के मेथड्स के अंदर से ये सब कुछ क्लैरिफाई किया जाता है। ओके, when the instance variable refer the within the method is the same name, there is no need to use the dot operator। कब डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना है आपको? जब इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड के थ्रू सेम क्लास के अंदर बुलाया जाता है। नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू हम क्लैरिफाई करेंगे तभी समझ में आएगा। अभी इन्वॉक करना मीन्स व्हाट? कॉल करना, बुलाना, रेफरेंस के थ्रू उसको बुलाते हैं। ओके, और कई टाइम डिफॉल्ट भी होता है, देखो यहाँ पे when we declare the object using class। ओके, ये भी पूछा हुआ था, ऑब्जेक्ट नॉट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है। इन द केस रेफरेंस वेरिएबल नॉट रिफर टू एनी ऑब्जेक्ट इनिशियल वैल्यू, तो वो एक वापस है नल बाय डिफॉल्ट, उसको बोला जाता है नल रेफरेंस। नल रेफरेंस में मैं आपको बुलाता हूँ पर आपका कोई इंडिकेटर ही नहीं है, नहीं आपको नाम मुझको मालूम है, नहीं आपका ईमेल आईडी मालूम है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ मैसेज करके भाई आप गूगल मीट के अंदर ज्वाइन करो, तो आप ज्वाइन हो जाओगे? नो, उसके जैसा यहाँ पे काम है। तो मैं ट्राई करो आपको मैक्सिमम इसमें थोड़ा कुछ समझ में आ जाए। ओके, अभी देखो यहाँ पे नल पॉइंटर भी बोला जाता है, जो इनलीगली ओके आप यूज करने की ट्राई कर रहे हो, एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दे रहा है R1 ये दिया, ओके, तो आपने स्पेस तो मेमोरी तो दी दिया, अभी R1 है ना डिक्लेयर किया है, तो उसका मीनिंग क्या है? वो नल वैल्यूज के अंदर जॉइंट है, 0। ये हमने प्रोग्राम भी देखा हुआ था, याद है आपको? प्रोग्राम मैंने बनाया था पहले, जब हम फर्स्ट टाइम R1 डॉट डिस्प्ले करते हैं ना, तो उसका आंसर क्या आता है मालूम? फर्स्ट टाइम देखा था आपने, 0.0 आता है फर्स्ट टाइम। R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले ऐसा करके हमने फर्स्ट टाइम जब ब्लाइंक करते हैं तब उसका आंसर क्या आता है? नल आता है, मीन्स 0 आता है। और डायरेक्टली उसको यूज करने की ट्राई करते हो, मैंने न्यू करके तो यूज नहीं किया, तो इनलीगल है ये। R1 डॉट डिस्प्ले करोगे ये भी इनलीगल है। ओके, तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? याद होना चाहिए आपको, क्या क्लैरिफाई किया था हमने? इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, वापस एक नया आया। स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपको क्या है यहाँ पे? बोलो। Class variables and class methods। क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। अभी सर हम एक मेथड से छूटे नहीं, एक मेथड से वेरिएबल नहीं क्लियर हुआ, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। अभी तक आपको जो प्रोग्राम मैंने समझाया था, ये प्रोग्राम का बेस लेके ये सब ने थियरी बनाए हुए हैं,
राइट है। और ये थियरी आप खुद रीड करने बैठोगे तो साइंस वाले केमिस्ट्री फिजिक्स भूल जाएंगे, कॉमर्स वाले अकाउंट शीट भूल जाएंगे। इसके लिए उसकी लिंक बनानी इंपॉर्टेंट है, और लिंक बनाने के लिए मैंने आपका बेस क्या बनाया था, प्रोग्राम। चलो ये क्लास वेरिएबल क्लास मेथड बाद में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये प्रोग्राम को प्रैक्टिकल बेस भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है। ये ओनली फॉर 10 मार्क्स में पूछा जाता है। साइंस के लिए 2% है, कॉमर्स के लिए 1.5% है। प्रोग्राम की साइज और भी लेस कर देते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिखना चाहिए तो आपको एग्जैक्टली मैं समझा सकता हूँ। ओके, अभी डिस्प्ले हो रहा है। Yes. चलिए गुड। अब देखोगे तो आगे वाला प्रोग्राम में भी यही था, ये भी रूम था, यहाँ पे भी रूम है, थोड़ा नेम चेंज है। रूम डेमो स्टैटिक है। ओके, हम यहाँ पे स्टैटिक क्लास वेरिएबल मेथड लर्न करने की ट्राई कर रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम लिखना नहीं है, 2 टाइम रीड करना है। कितनी बार रीड करना है, 2 टाइम रीड करना है, और बाद में आइडेंटिफाई करना है आगे वाले प्रोग्राम जो मैंने लिखवाया था वो प्रोग्राम और ये प्रोग्राम में डिफरेंट क्या है। अगेन मैं आपको होमवर्क में समझा दूं तो 2 टाइम क्या करना है, रीड करना है और डिफरेंशियल फाइंड आउट करना। ये प्रोग्राम लर्न करने की बेस्ट मेथड है स्टूडेंट। और मैं जो हाई लेवल के जो कॉलेज के ट्यूशन है उसके अंदर जो जावा के पाइथन के प्रोग्राम जो होते हैं मैं ऐसे ही स्टडी करवाता हूँ। कंपेरिजन, 2 प्रोग्राम को कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स देता हूँ, उसके अंदर सब कुछ सेम जैसा दिखेगा। सर आगे वाले में भी रूम था, यहाँ पर भी रूम है, पर यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा है, स्टैटिक, बस और कुछ नहीं। उसका दूसरा पॉइंट पे सर यहाँ पर भी वेरिएबल, आगे वाले में भी इतने वेरिएबल थे, ये भी था, एक नया वेरिएबल यहाँ पे ऐड है। पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जब यहाँ पे नया वेरिएबल लिखा है उसके आगे एक नया कीवर्ड है। कौन सा कीवर्ड है, स्टैटिक, तो आगे वाले प्रोग्राम में नहीं था। और उसकी कमेंट में भी लिखा है, दिख रहा है आपको कमेंट के अंदर, क्लास वेरिएबल। रिमेनिंग आप देखोगे तो सेम जैसा दिखेगा, सेट एट्रीब्यूट, सेट विंडो, एरिया और डिस्प्ले। इसमें कौन सी न्यू मेथड है, न्यू मेथड कौन सी है इसके अंदर, बोलो। Void set windows. सेट विंडो, जो आगे वाले प्रोग्राम के अंदर नहीं था। आगे वाले में क्या था, 3 मेथड थी, यहाँ पे 4 मेथड, एक नया वेरिएबल है। वो सब तो ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक नया भी पॉइंट्स है। जब भी ये सब डिक्लेयर किया था, ओके, यहाँ पे भी R1 R2 है, यहाँ पर भी उसका यूज किया हुआ है, बट एक ये लाइन के अंदर गड़बड़ी है। एक बार वो चेक करना है, स्पेशली अकाउंट और स्टेट वाले स्टूडेंट, मिस मैथ्स वाला स्टूडेंट, ये आंसर 4 क्यों आ रहा है वो आपको क्लैरिफाई करना है। जो आपको प्रोग्राम में थोड़ा सा ये होमवर्क है रीडिंग करने का। ओके, तो मैंने मेरे हिसाब से थोड़े हिंट्स दे दी। मैं सडनली इसमें किसी को भी ये पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा। अगेन मैं आपको जो 3 वीडियो इसके में हमने रिकॉर्ड किया है दिवाली के बाद के, वो 3 वीडियो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। एक एक वीडियो की साइज है 1 आवर्स 2 मिनट्स। जो भी हमारा लेक्चर्स है 1 आवर 20 मिनट्स का, वो तो लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग तो हो गई, पर मैंने ट्राई किया है प्रॉपर वे में उसको क्रॉप करके, जिसमें आपका और मेरा जो नॉर्मल कन्वर्जेशन था उसको रिमूव करने के लिए। तो प्लीज आप 8.1 2 3 और ये 4th वीडियो हमारा बनेगा ओनली फॉर चैप्टर 8 का ही। पर इससे पहले मैंने उसमें 1 to 6 चैप्टर भी रिवाइज किया करवाए हैं, एज वेल एज 7 प्रॉपर वे में क्लैरिफाई किया हुआ है। और ये एक बार रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है, तो खुद की नोट्स भी बनाना स्टार्ट करना। ओके, इसकी नोट्स मैं दूंगा आपको, पर इसके अंदर नोट्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, ये सब प्रैक्टिकल बेस है, उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं। और मैं अगेन रिमाइंडर करूँ तो आप सबको अंडरलाइन भी करवाना है, और मैं भी खुद करवाऊंगा। ओके, जिसे हम पहले स्कूल के अंदर परफॉर्म करते थे ऐसे। तो जो भी पॉइंट मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आपको हाईलाइट करते जाना है। ओके, ये प्रोग्राम बाद में स्टडी करेंगे। और एक प्रोग्राम
नोट डाउन करने के लिए मैं देता हूँ, वो कब दिखाना है वो बाद में। देखो ये वापस वेरिएबल आया, कितने टाइप के वेरिएबल है? 3. अभी तो हम बोल रहे थे सर क्लास वेरिएबल स्टडी किया, तो वापस यहाँ पे दिया। अभी हमने स्टडी किया इंस्टेंस वेरिएबल, फिर भी वापस आया। लोकल वेरिएबल तो हमने चैप्टर 7 के अंदर स्टडी कर लिया था। ओके, डोंट वरी। ऐसा तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी कहाँ कब स्टडी किया था? Chapter 6. Chapter 6. दिवाली से पहले, राइट है। तो ये सब आता रहेगा। यहाँ से एक प्रोग्राम है मोस्ट 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 टाइम पे है। ये प्रोग्राम आपको 2 टाइम लिखना है और मुझको सेंड करना है। कितनी बार? 2 टाइम। 110% जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, ओके, दोनों स्कूल के अंदर ये पूछा जा सकता है एवरी ईयर। स्पेशली जो दूसरे स्टूडेंट है साइंस वाले, आपके टीचर्स का वो सबका बिहेवियर मुझको मालूम है, कौन सा प्रोग्राम आईएमपी है कौन सा नहीं है, वो भी क्लैरिफाई। जितने भी मैंने प्रोग्राम नोट डाउन करने के लिए दिया है, प्लीज लिख देना। आप चीट में से इसमें से कुछ भी कॉपी यूज करो तो भी नहीं समझ में आएगा। मैंने इसके लिए आपको लूप का क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे 4 लूप है, दिख रहा है आपको? लूपिंग है ये चैप्टर 7, जिसको मालूम है उसको ये सब क्लैरिफाई होगा, उसको बोलते हैं लूप। आगे वाले में तो स्टैटिक वर्ड एक ही बार था, यहाँ पे 3 टाइम है। समझ में आ रहा है आपको? आगे वाले में वेरिएबल का कुछ फिक्स नहीं था, ये ब्लैंक है। वापस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 है। आई होप सो आपको ये होमवर्क क्लैरिफाई हो चुका है। ये 2 टाइम प्रोग्राम अपनी नोट्स में लिख के मुझको व्हाट्सएप में पीडीएफ कन्वर्ट करके एज सुन पॉसिबल, ओके, मुझको रिमाइंडर नहीं करवाना पड़े प्लीज। ओके, 2 टाइम मैंने रीड करने के लिए दिया प्रोग्राम और ये 2 टाइम लिखने के लिए दिया है।